कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता का स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग जिस समाजशास्त्री के बारे में देख रहे हैं उनका नाम है ल्यूइस ड्यूमा। ल्यूइस ड्यूमा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, इनकी कौन कौन सी थ्योरी थी, इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी टीजीटी पीजीटी का जीआईसी जीडीसी का एग्ज़ाम हो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इनके थ्योरी को जानने से पहले इनका थोड़ा लाइफ स्केच के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1911 को ग्रीस के थेसालोनिकी नामक स्थान पे, और इनका अगर निधन की बात की जाए तो 19 नवंबर 1998 में फ्रांस के पेरिस नामक जगह में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी थ्योरी को जानने से पहले हम लोग इनके बुक्स के बारे में जानते हैं, इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों की तरफ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी राइटर का अगर उनकी बुक्स कौन कौन से उन्होंने बुक्स की रचना की थी तो इससे भी हमें नॉलेज मिल जाता है कि उनका जो सिद्धांत होगा, इनकी जो थ्योरी होगी वो क्या बताना चाहती है। तो चलिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ हम लोग देखते हैं। तो इनकी जो प्रसिद्ध प्रमुख जो कृतियाँ थी उसमें सर्वप्रथम है ला टार्स, जिसकी रचना उन्होंने 1951 में की थी। सेकेंड बुक है उनकी हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन किनशिप, इसकी रचना उन्होंने 1954 में की थी। थर्ड बुक है रिलीजियन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम मेडिएवल टू मोनो, इसकी रचना उन्होंने 1970 में की थी। फोर्थ बुक है उनकी होमो हायरार्कीज, ये उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। फिफ्थ बुक है उनकी एसे ऑन इंडिविजुअलिज्म, जो कि इसकी रचना उन्होंने 1986 में की थी। सिक्स्थ बुक है एल आइडियोलॉजिकल एलिमंडे, ये बुक जो है उन्होंने 1994 में इसकी रचना की थी, ये इनकी लास्ट बुक है। तो चलिए और भी इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था वो क्या था कि एक पत्रिका थी कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोसाइटी इंडियन सोशियोलॉजी, इसमें उन्होंने 1957 में उन्होंने यहाँ पे संस्थापक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। इसके बाद उन्होंने हेग विश्वविद्यालय में भारत के समाजशास्त्र की पीठ में जाकर उन्होंने 1955 में भाषण दिया था। और 1930 में अगर बात की जाए तो उन्होंने मार्शल मोक्स जो एक समाजशास्त्री थे उनके मार्गदर्शन में रहकर हुए अपना शोधकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, और उनकी जो पढ़ाई थी, उनकी जो शैक्षणिक करियर थी, इसकी उन्होंने शुरुआत की थी। तो इनकी अगर थ्योरी के बारे में बात किया जाए तो इनकी थ्योरी को क्या बोला जाता है, आइडियोलॉजी, यानी कि भारतीय विद्याशास्त्री। आइडियोलॉजी के बारे में आपने कभी सुना है, या इंडोलॉजी जिसे भी बोला जाता है, इसके बारे में भी आपने कभी सुना है? दोनों ही नाम से जाना जाता है इसे। तो ये क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जाते हैं कि इंडोलॉजी जो है वो क्या बोला जा रहा है, या आइडियोलॉजी है वो क्या बोला जा रहा है। तो इंडोलॉजी मतलब होता है भारतीय विद्याशास्त्र। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि जो भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो कला है, उसका ज्ञान जो है हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्म प्रजाति के लोग एक साथ निवास करते हैं। तो भारत का क्या है, मूल आधार जो है, उसकी जो पिलर है, उसकी जो स्तंभ है वो क्या है, संस्कृति है, धर्म है। तो इसके आधार पर ल्यूइस ड्यूमा जी इसका वर्णन करते हैं, उन्होंने इसकी अपनी परिभाषा दी है, थ्योरी को व्यक्त किया है। तो अगर इंडोलॉजी की बात की जाए, विद्याशास्त्री की बात की जाए, तो दो जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है। पहले है जीएस घुरिये, जिसके बारे में मैं आपको पहले की वीडियो में बता रही हूँ, आप जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकंड है ल्यूइस ड्यूमा जी। तो आज हम लोग ल्यूइस ड्यूमा जी के जो उनका सिद्धांत है उसकी तरफ हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने बताया कि भारतीय जो संस्कृति है, जो कला है, यहाँ का जो संस्था है वो किस पर आधारित है, यहाँ के धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग को वर्तमान भारत के जो संस्थाएं हैं, विवाह है, नातेदारी प्रथा है, जाति व्यवस्था है, इसको अगर हमको देखना होगा तो हमको क्या करना होगा, हमारे जो पुराने जो धर्म ग्रंथ हैं, जैसे वेद हुआ, उपन्यास हुआ, महापुराण हुआ, ये सब को हम लोग को देखना होगा। इसी के आधार पर ही क्या होगा
कि पूरे इंडोलॉजी को हम लोग समझ सकते हैं। फिर इन्होंने इसका वर्णन किया है, वर्णन करते हुए फिर बताया है कि जो समाज है, इनकी जो पूरे सिद्धांत था वो किस पर आधारित था। इनका पूरा सिद्धांत जाति, नातेदारी, धर्म, विवाह इसी पर आधारित है। इन्होंने इसी की रचना प्रस्तुत की थी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया था कि जो इंडियन जो विलेज स्ट्रक्चर है या कास्ट सिस्टम है वो किस प्रकार से इसका हम वर्णन करते हैं, किस प्रकार से बांटा गया है, इसका उन्होंने अपने सिद्धांत में, अपने जो सिद्धांत था उनका इंडोलॉजी जो भारत विद्या शास्त्र कहा जाता है, इसमें उसका वर्णन किया था। वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि जो कास्ट है, अगर हम कास्ट के बारे में बातें किया जाए, कास्ट, नातेदारी इनकी महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो कास्ट क्या किस पे आधारित होता है, आर्थिक, राजनीतिक और नातेदारिक व्यवस्था पर आधारित होता है। और ये संबंधों का यौगिक होता है जिसको क्या होता है, धार्मिक मूल्य से बंधा होता है। यानी जाति प्रथा जो है वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से तथा नातेदारिक रूप से, नातेदारी की जो व्यवस्था रहती है वो हम लोग धार्मिक मान्यता के आधार पर मानते हैं। मतलब क्या हुआ है कि जैसे ब्राह्मण हुए, समाज में पुरानों से ही चलता आ रहा है। उन्होंने क्या बताया कि धार्मिक ग्रंथ को अभी वर्तमान समय का मूल आधार बताया है। जैसे उपनिषद में अगर हम लोग लेंगे तो उसी समय ही बताया गया है कि जो अभी समाज में 4 वर्ण मौजूद हैं, जो 4 व्यवस्थाएं हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनका वर्णन कहाँ पे मिलता है, हम लोग को पुराणों में देखने को मिलेगा, वेदों में देखने को मिलेगा। इसमें क्या बोला गया था कि उसी के आधार पर समाज का बंटवारा होगा, वर्णन होगा। तो फिर क्या होता है कि जाति, कास्ट सिस्टम में उन्होंने बताया कि कास्ट सिस्टम किस पर आधारित होती है, आर्थिक व्यवस्था पर, कि कौन सा व्यक्ति कौन से जाति के अंदर रहेगा, वो कौन सा कार्य करेगा। जाति क्या है, एक बंद व्यवस्था है, जो लोग जाति से बाहर जाके कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, उन पे अपना व्यक्तिगत प्रतिबंध रहता है। इन सभी के बारे में उन्होंने अपना डिटेल्स में बताया। फिर उन्होंने क्या बताया कि जाति, जो कास्ट के बारे में बताया, तो वो किस पर आधारित है, जाति जो है वो जाति की जो असमानता है वो सूचिता एवं प्रदूषण पर आधारित है, यानी डिवीज़न ऑफ लेबर पे। अब बोलेगा कि सूचिता किसे कहा जाता है एवं प्रदूषण किसे कहा जाता है। तो सूचिता का अर्थ होता है कि जैसे क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में ही ये वर्णन है कि हर जो व्यक्ति, हमारा जो समाज है 4 वर्णों में बटेगा। क्या क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबका अलग अलग काम दे दिया गया। पहले जो ये व्यवस्था की गई थी वो इसलिए की गई थी कि समाज को सही ढंग से चलाया जा सके। इसके लिए बोला गया कि जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे। जो क्षत्रिय है वो युद्ध करेंगे, युद्ध से जितनी जरूरी जो भी कार्य होते हैं वो उसका संपादन वे करेंगे। वैश्य क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। सबको अलग अलग अपना काम बांट दिया गया कि आप ये कीजिएगा। और क्षत्रिय को बोला गया कि आप जो आपसे जो ऊंची मतलब आपके आगे की जो 3 जातियां हैं, उन जो वर्ग है उसका आप लोग क्या करेंगे, सेवा प्रदान करेंगे। तो फिर क्या हुआ, कार्य के आधार पर धीरे धीरे मन में लोगों की एक धारणा बैठ गई, मन में एक सुचिता बैठ गई। सुचिता मत का मतलब हो गया कि अपने आप को पवित्र मानने लगे। जो ब्राह्मण है वे पवित्र मानने लगे कि हम क्या करेंगे, दूसरा हमारे से जो नीची जाति के लोग हैं, जो क्षुद्र जाति के लोग हैं, उन्हें हम नहीं छुएंगे, नहीं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे। इसे ही कहा जाता है सुचिता एवं प्रदूषण बोला जाता है। ल्यूस ड्यूमा की जो महत्वपूर्ण कीर्ति है होमो हायरार्कीस, हायरार्कीस का मतलब होता है वर्गीकरण, ठीक है, ऊंच नीच की जो भावना समाज में विद्यमान रहती है। इसका उन्होंने प्रकाशन किया था 1970 में। तो इसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसमें उनको ख्याति प्राप्त हुई थी। इसमें उन्होंने बताया कि समाज जो है वो क्या है कि किस प्रकार से इसका संस्थान विद्यमान है और किस प्रकार से इसमें संबंध जो है वो जो वैचारिक संबंध है वो सार्वभौमिक रूप से क्या होता है कि अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। इसमें उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को भी जोड़ा है, संरचनात्मकवादी विचारधारा को भी जोड़ा है। इसको ही आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था की शुद्ध संस्करण प्रणाली से ही परिभाषित होता है। ड्यूमा जी ने जाति व्यवस्था के इतिहास, उसका उद्गम, वर्ण व्यवस्था, अंतर्जातीय विवाह, अस्पृश्यता निषेध एवं जो जातीय परिवर्तन है, इसी के आधार पर उन्होंने समाज का
वर्णन प्रस्तुत किया है। और इसमें ही उन्होंने उनकी जो मेन फोकस था वो था जाति व्यवस्था और नातेदारी का अध्ययन करने के लिए वह दक्षिण भारत में गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने अध्ययन किया। और इनकी अगर महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं, जैसे आपको बताया गया कि होमो हायरार्कीस, इसमें उन्होंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपना ख्याति प्राप्त किया। इसके बाद जो उनकी सेकंड बुक थी हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ किनशिप, जो कि 1954 में इसकी रचना हुई थी, इसमें वे दक्षिण भारत के पड़मली कल्लाड़ नामक समुदाय के नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया था। फिर रिलीजियन, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम मेडिएवल टू मोनो में उन्होंने यूरोप के जो भारत की जो सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टि है इसमें उसका वर्णन किया था। एशिया ऑन इंडिविजुअलिज्म में इसमें उन्होंने पश्चिम में किस प्रकार की व्यक्तिवादिता मौजूद रहती है इसका उन्होंने सांस्कृतिक आधार पर वर्णन किया था। एक और बात, उन्होंने समाज का भी वर्णन किया। समाज को उन्होंने किस भागों में वर्णन किया? समाज को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। तो वे 2 भाग कौन कौन से हैं उसकी तरफ हम लोग देख लेते हैं। तो लुईस ड्यूमा जी ने समाज को 2 भागों में बांटा। वो क्या क्या थे? होमो हायरार्कीस और होमो इक्वलिस। तो भारतीय समाज को उन्होंने क्या बोला कि ये होमो हायरार्कीस के अंतर्गत आता है, और जो पाश्चात्य समाज है, जो पाश्चात्य देश है, उसको उसमें उन्होंने बताया कि होमो इक्वलिस के अंतर्गत है। तो इसका उन्होंने जो बंटवारा किया, जो अंतर स्पष्ट किया था, किस आधार पे किया है? तो भारत में क्या है, जाति प्रथा बहुत ज़्यादा मौजूद है। कास्ट सिस्टम यहाँ पे प्रधान है। यहाँ पे पुरानों से ही चलते आ रहा है कि कास्ट विद्यमान है, 4 वर्ग के लोग मौजूद हैं। तो अभी का जो वर्तमान समय है वो किस पर आधारित हो गया? पुराणों पर, वेदों पर, उपनिषदों पर आधारित हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जाति प्रथा मौजूद है। और जाति प्रथा मौजूद रहने के कारण यहाँ पे क्या है, धर्म की प्रधानता है, इसलिए धार्मिकता के अंतर्गत आता है। तो इसको उन्होंने किस में बताया? होमो हायरार्कीस में बताया। और पाश्चात्य देश में क्या है? होमो इक्वलिस है। होमो इक्वलिस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, वर्ग है। यहाँ पे व्यक्तिवादिता है। लेकिन लोग जिस प्रकार से काम करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से होगी, वे इस प्रकार से वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो इस वर्ग के अंतर्गत आने के कारण क्या हुआ कि उनके बीच किस प्रकार की भावना है? उनमें समानता की भावना है। यहाँ पे क्या हुआ, धार्मिक रूप से हम उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, समानता की भावना विद्यमान रहती है। तो आई होप आपको लुईस ड्यूमा जी की थ्योरी को बहुत अच्छी प्रकार से आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेट होती है, मैं भी देखती हूँ कि हाँ, आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, आप लोग इसे देख रहे हैं, इसे प्यार कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी आपके डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल पर के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।